Good morning to all of you. This is MD Ahmed Shams and you are watching Advice Shams View. Today I am going to teach you class 9th chemistry chapter Matter in Our Surroundings part 6. So let's start. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 5 प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ा था गैसेस स्टेट का, तो इसमें हम लोग आगे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे गैसेस स्टेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 प्रॉपर्टीज हमारा हो गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन मतलब हो गया कि जब कोई पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या होता है किसी एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब कोई मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स क्या हो रहा है जिसका कंसंट्रेशन लो है, ये जिसका कंसंट्रेशन हाई है, वो क्या हो रहा है जा रहा है किसी दूसरे इसमें मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में जिसका क्या है कंसंट्रेशन हाई है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम जैसे मिल्क में कॉफ़ी जब मिलाते हैं तो कॉफ़ी का कंसंट्रेशन हाई होता है और मिल्क का कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है, तब क्या होता है मिल्क कॉफ़ी जो है हायर कंसंट्रेशन का है और मिल्क जो हमारा लोअर कंसंट्रेशन का है, तो हायर कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है वो ट्रांसफ़र होता है। और जब तक उसका कंसंट्रेशन दोनों इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो पूरा घुलता नहीं है। ठीक है, वो पूरा कब घुलता है जब पूरा घुल जाता है तो क्या होता है दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मतलब हुआ क्या, कंसंट्रेशन इन केमिस्ट्री कंसंट्रेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ डिफाइंड शेप। मतलब किसी एक शेप में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया मिल्क और कॉफ़ी का। ठीक है, तो डिफ्यूज़न मतलब हमें पता चला कि डिफ्यूज़न इज़ अ मूवमेंट ऑफ क्या हो गया मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक ही चीज़ है, या पार्टिकल्स बोले या मॉलिक्यूल्स बोले। तो डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। कहाँ से जाता है वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गैसियस स्टेट में। तो गैस का एग्जांपल ले लेते हैं। इससे पहले हमने क्या किया सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल लिया कंसंट्रेशन का डिफ्यूजन का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं गैस का। जैसे हम क्या करते हैं परफ्यूम हमारा जो होता है जब हम परफ्यूम को ओपन करते हैं और परफ्यूम को जब स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम क्या होता है चारों तरफ रूम में फैल जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है परफ्यूम का कंसंट्रेशन उस टाइम हाई रहता है जब एयर का कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में मिल जाता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मिल जाता है पूरा। तो जब इसका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है एयर का कंसंट्रेशन और परफ्यूम से जो निकला उसका कंसंट्रेशन दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो चारों तरफ रूम में फैल जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूज़न मतलब ये हुआ। अब हम डिफ्यूज़न का दूसरा डिफिनेशन भी ले सकते हैं। क्या दूसरा डिफिनेशन है कि द मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। तो इसे लिख लेते हैं हमें। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू अ लोअर केमिकल पोटेंशियल। मतलब कोई सब्सटेंस या एटम या मॉलिक्यूल जो मूव हो रहा है हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल में उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से डिफ्यूजन से यह पता चलता है कि डिफ्यूजन मतलब हो गया किसी एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में एटम्स मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, उसे हम कहते हैं क्या डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये जो वर्ड है डिफ्यूजन ये हमारा आया कहाँ से। डिफ्यूजन जो हमारा आया एक लैटिन वर्ड से जो है डिफ्यूंडर, जिसका मतलब होता है टू स्प्रेड आउट, मतलब फैल जाना। स्प्रेड मतलब फैल जाना, मतलब कोई सब्सटेंस या कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लैटिन वर्ड डिफ्यूंडर से आया है। तो द वर्ड डिफ्यूजन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या है ये डिफ्यूंडर। ठीक है,
डिफ्यूजन लैटिन वर्ड जिससे हमारा डिफ्यूजन जो वर्ड ड्राइव हुआ है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड आउट, मतलब स्प्रेड मतलब तो फैल जाना, टू स्प्रेड आउट मतलब फैल जाना, मतलब विच मीन्स अ सब्सटेंस दैट स्प्रेड आउट और मूविंग फ्रॉम एन एरिया टू अनदर, मतलब कोई सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, जो फैल जा रहा है या तो मूव हो रहा है किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो डिफ्यूजन मतलब वही हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, मतलब किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसे नोट किए, इसको आगे देखते हैं, हो गया, उसे इरेज करते हैं। अब एक डायग्राम देखते हैं जिसमें क्या हमें पता चलेगा डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें हम शो कर रहे हैं कि डिफ्यूज़न कैसे होता है, ठीक है। ये हमारा मान लिया दो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये अलग पार्टिकल्स, ये अलग पार्टिकल्स, ठीक है। ब्लू वाला अलग पार्टिकल्स है, रेड वाला अलग पार्टिकल्स है। रेड वाला पार्टिकल जो हमारा हायर कंसंट्रेशन है और ब्लू पार्टिकल जो हमारा है वो लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। जब इसमें हम रेड पार्टिकल्स को डाला, ठीक है, तो इस टाइम क्या था, ये जिस टाइम गया उस टाइम क्या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था, तो धीमा धीमा फैलना शुरू हुआ, ठीक है। ये धीमा धीमा क्या हुआ, पार्टिकल्स में फैलना शुरू हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस चल रहा है, मतलब फैलना शुरू हो गया, पार्टिकल्स में स्प्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। और जब पूरा स्प्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, ये चारों तरफ पार्टिकल्स में ये क्या होगा, जब ब्लू पार्टिकल्स है और रेड पार्टिकल दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगा, चारों तरफ पूरा मिल जाएगा, पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन से पहले हमारा इस टाइप का रहता है और डिफ्यूजन होने के बाद हमारा इस टाइप का हो जाता है, मतलब ये क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या हो गया, मूवमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन का एक डायग्राम, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं हम डिफ्यूजन का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया, व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड, जब एक परफ्यूम के बॉटल को हम ओपन करते हैं इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, किसी एक कॉर्नर, रूम के किसी एक कॉर्नर में, ठीक है। रूम के किसी एक कॉर्नर में अगर हम बॉटल ऑफ परफ्यूम को खोलते हैं तो द फ्रेगरेंस ऑफ द परफ्यूम, जो परफ्यूम का जो खुशबू होता है, स्प्रेड इन एयर, क्या होता है, एयर में फैल जाता है, एंड कवर, स्प्रेड इन एयर एंड यहाँ पर होगा, एंड कवर ऑल द इंटायर स्पेस ऑफ द रूम। क्या होता है, जब हम परफ्यूम को किसी एक रूम के किसी एक कॉर्नर में ओपन करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, रूम का जो ये परफ्यूम का जो खुशबू होता है वो क्या होता है, पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है। एयर, जब रूम में क्या एयर है तो क्या होता है, वो एयर में मिल करके पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक है। तो इस ये भी क्या हुआ, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हुआ, ये एक सब्सटेंस क्या हुआ, दूसरे सब्सटेंस में एक पार्टिकल्स क्या हो, दूसरे पार्टिकल्स में मिल गया, ठीक है। परफ्यूम का पार्टिकल्स और एयर का पार्टिकल्स दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो परफ्यूम का पार्टिकल्स निकल के क्या हुआ, एक एयर के पार्टिकल्स में मिल गया, तो ये क्या हुआ, डिफ्यूजन का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। क्या हुआ, पार्टिकल्स का हुआ, एक एरिया से दूसरे एरिया में गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गया, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ गैस का एग्जाम्पल हमारा पहला हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसे नोट किए, इसका देखते दूसरा एग्जाम्पल देखते डिफ्यूजन ऑफ गैस का, ठीक है। पहले से नोट कीजिए, आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इरेज कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स इवन इफ वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द किचन। जो खाना जो हमारे किचन में बनता है उसका खुशबू जो हमारे नाक तक आता है, हालांकि हम लोग क्या होते हैं, किचन में रहते नहीं, हम लोग कहीं और रहते, रूम में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तब भी क्या होता है, खाने का खुशबू जो हमारे नाक तक पहुंचता है, ठीक है। हमारे घर में जब खाना बनता है तो हमारे नाक तक आ ही जा रहा है, लेकिन जब पड़ोसी के घर में भी खाना बनता है, हमारे नेबर के घर में खाना बनता है हमारे, तो क्या होता है, वहाँ से भी खुशबू हमारे नाक तक आ जाता है। हमारे नाक तक कैसे आता है, क्योंकि वहाँ से जो है खुशबू जो है वहाँ से एयर के द्वारा ट्रैवल होके हमारे नाक तक आता है और उसे हम सूंघ पाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, गैस एक पार्टिकल जो है एयर के पार्टिकल से मिल रहा है, ठीक है। वहाँ से जो स्मेल जो आ रहा है उसका पार्टिकल्स और एयर का पार्टिकल्स क्या होता है, मिलता है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ से एयर जो है उस पार्टिकल्स को, उस
खुशबू वाले पार्टिकल्स को हमारे नाक तक लाता है और हम उसे सूंघ पाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, एक पार्टिकल्स क्या दूसरे पार्टिकल्स में मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा डिफ्यूज़न हो रहा है। जो खाना हमारे किचन में बनता है हमारे नाक तक आता है, हम उसे सूंघ पाते हैं, लेकिन जबकि हम क्या किचन में मौजूद नहीं रहते हैं तब भी हम उसे सूंघ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, फैल जा रहा है एयर में खुशबू, और एयर के साथ साथ हमारे नाक तक आ रहा है तो हम उसे सूंघ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल। ठीक है, इसे नोट किए, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। तो नोट कीजिए साहब, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। अब सातवां प्रॉपर्टीज जो हमारा वो कंडेंसेशन ऑफ गैस। गैस का कंडेंसेशन होना, कंडेंस होना। कंडेंस मतलब होता क्या है? कंडेंसेशन इज अ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम अ गैस फेज इनटू अ लिक्विड फेज। मतलब मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज होना ना, मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन इज द चेंज, मतलब बदलाव होना किस में, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंज होना। कैसे चेंज होना? गैस फेज से लिक्विड फेज में आना। मतलब कोई चीज़ गैसियस स्टेट में है तो उसको हम कंडेंस करके क्या कर दें, लिक्विड फेज में या लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में ले आए। ठीक है, मतलब चेंज कर देना। ठीक है, यहाँ से मतलब क्या हो, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, मतलब गैस का लिक्विड में चेंज कर देना, उससे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ गैस या कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन मतलब कि हमारा गैस को लिक्विड में चेंज करना, ये तो कंडेंसेशन हो गया। और हमने पढ़ा था वेपोराइजेशन, तो ये क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया। वेपोराइजेशन हम क्या करते थे, वेपोराइजेशन में क्या लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो वो वहाँ से वेपर बन रहा था। ठीक है, तो उसे हम वेपोराइजेशन बोल लेते हैं। तो कंडेंसेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है, कंडेंसेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है वेपोराइजेशन का, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, अब हम कंडेंसेशन मतलब हम तो ये समझ है कंडेंसेशन में होता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं, मतलब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं। लेकिन ये करते कैसे हैं? इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर लो करते हैं। तो क्या होता है, गैस क्या होता है, कंडेंस होके गैसेस स्टेट से लेकर लिक्विड स्टेट में जाके चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसे लिख लेते हैं हमें। तो कंडेंसेशन may be carried out either by increasing the pressure, of gas or by decreasing its temperature। मतलब बोल रहा है कंडेंसेशन कर सकते हैं या तो गैस के प्रेशर को बढ़ा करके या तो गैस के टेम्परेचर को घटा करके। ठीक है, या तो हम प्रेशर बढ़ा दें गैस पे तब हम कंडेंस कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर घटा दें तो गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता है, दो कंडीशन हमारे पास है गैस को लिक्विड में चेंज करने का, मतलब कन्वर्जन ऑफ गैस करने का, कि या तो हम प्रेशर बढ़ा दें गैस पे या तो टेम्परेचर कम कर दें गैस का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करने से गैस पर क्या होगा। तो जब हम गैस के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो गैस का बहुत ज़्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा गैस का, गैस पार्टिकल्स हम कम कर देंगे तो उसमें क्या होगा, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटर पार्टिकुलर या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब पार्टिकल्स हमारे नज़दीक आ जाएगा, और जब पार्टिकल्स हमारे नज़दीक आ जाएगा तो क्या उससे क्या सॉलिड, ये गैस से क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि लिक्विड और पार्टिकल्स क्या हो, लिक्विड और पार्टिकल नज़दीक थोड़ा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर होता है। जब पार्टिकल्स को हम एकदम कंप्रेस कर देंगे, एकदम उस पर प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, और इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, उसमें ज़्यादा हो जाएगा उसके बीच में। ठीक है, उससे क्या होगा, गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोला, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, हम जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, द इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ गैस डिक्रीज, जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो दो पार्टिकल्स के बीच में है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो जैसे ही इंटरमॉलिकुलर स्पेस कम होगा, वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, फाइनली गैस चेंज इनटू लिक्विड, गैस क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि कंडेंसेशन ऑफ गैस कैसे होता है, किसे कहते हैं कंडेंसेशन मतलब होता क्या है, और कंडेंसेशन ऑफ गैस किस वजह से होता है, ये सब हमने देखा। तो इसे आप नोट कीजिए, इसका हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल कि कंडेंसेशन ऑफ गैस, हम गैस को कंडेंस करके क्या क्या चीज़ बनाते हैं और उससे क्या क्या उस फायदा होता है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, इसका देखते हैं आगे इसका एग्जाम्पल। तो हो गया, वैसे इरेज कर देते हैं। अब हम इसमें पहला एग्जाम्पल लेंगे ड्राई आइस। अब ड्राई आइस क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं। और इसका पहला एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि गैसेस स्टेट में होता है। अब गैसेस स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, सॉलिड में चेंज कर देते हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगा करके और टेम्परेचर लो करके। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा CO2 होता है। ठीक है, तो ये क्या ड्राई आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म करते कैसे इसे हमें, अंडर लो टेम्परेचर, क्या बोल रहा है, अंडर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करके एंड वेरी हाई प्रेशर, टेम्परेचर लो करके और हाई प्रेशर को बढ़ा करके क्या करते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंज इनटू सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देते हैं, हमें सॉलिड में चेंज कर देते हैं, विच इज़ लुक लाइक आइस, जो कि बर्फ़ की तरह दिखता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से पता चला ये बर्फ़ की तरह दिखता है, इसलिए हम इसे ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारा है उसको हम उसका प्रेशर लो करके और टेम्परेचर को उसका टेम्परेचर लो करके और प्रेशर को हाई करके क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉलिड में चेंज कर देते हैं, जो कि दिखता है आइस की तरह। ठीक है, अब इसे हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं, ठीक है, आइस तो कहते हैं, हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं। अब हम जब देखेंगे कि जब हम इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एयर में छोड़ देंगे, एयर में रख देंगे, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा गैस में। तो ये लिक्विड स्टेट में बिना चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, इट्स गेट्स डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये क्या हुआ, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है, मतलब डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना डायरेक्ट सॉलिड क्या होता है, ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हम देखते होंगे आप बहुत सारे कॉन्सर्ट में, टीवी वगैरह पे देखते होंगे आप पे कि जहाँ पे स्टेज लगा रहता है, वहाँ पे क्या आता है, कभी कभी एक बैग क्या धुआं कर दिया जाता है, देखते हैं हम पूरा चारों तरफ धुआं हो जाता है, तो वो होता है कि वो ड्राई आइस रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, जो धुआं एक बैग हो जाता है वो क्या ड्राई आइस रहता है। हम ड्राई आइस को वहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो, ड्राई आइस डायरेक्ट क्या होता है, लिक्विड में चेंज हुए बगैर क्या होता है, वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है लिक्विड से ये गैस, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, लिक्विड में चेंज हुए बिना क्या होता है, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो कि लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, उससे हम कहते हैं सब्लिमेट। और इस प्रोसेस को जो कि डायरेक्ट सॉलिड गैस में चेंज हो जाए, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ड्राई आइस हमारा सब्लिमेबल सब्सटेंस है, इसे हम नोट कर लेते हैं। इट इज़ सब्लिमेबल सब्सटेंस। ये क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है, मतलब ये डायरेक्ट गैस से, ये सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रिंक कोल्ड। ठीक है,
इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रिंक कोल्ड। ठीक है, इसे हम ड्रिंक कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम ड्रिंक कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला एग्जांपल ड्राई आइस था। दूसरा एग्जांपल हमारा था कंडेंसेशन ऑफ वाटर। वाटर वेपर का कंडेंसेशन होना। जब हम देखते हैं, जब हम फ्रिज से हम वाटर बॉटल निकालते हैं और कुछ देर तक अगर हम बाहर रख देते हैं तो देखते हैं बॉटल के चारों तरफ क्या ड्रॉपलेट आता है, वाटर ड्रॉपलेट आता है। ठीक है, वाटर का बूंद बूंद चारों तरफ भर जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर की वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा दो एग्जांपल। ठीक है, पहला हमारा ड्राई आइस और दूसरा हमारा कंडेंसेशन ऑफ वाटर। लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसे आप नोट किए। उसका देखते हम हैं आगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। हमने गैस को तो बहुत प्रेशर में रखा, गैस के ऊपर प्रेशर लगा लगा के पूरा गैस को एकदम लिक्विड सॉल्ट, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर दिया। गैस के ऊपर बहुत प्रेशर लगाया। अब गैस भी प्रेशर लगाता है। अब गैस कैसा प्रेशर लगाता है और कैसे लगाता है देखते हैं। पहले से नोट कीजिए आप। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर जो गैस से निकल रहा। The pressure exerted by the gas is due to the continuous collision of gas particles or molecules against the wall of container. Particles बोले या molecules बोले, बात बराबर है। ठीक है, तो ये क्या बता, the pressure exerted by the gas, गैस से जो प्रेशर निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, ड्यू टू द कंटिन्यूस कोलाइजन। कोलाइजन मतलब टकराव होता है। ठीक है, टकराते रहना मतलब लगातार टकराता रहता है गैस किससे, क्या, due to the continuous collision of gas particles or molecules against the wall of container। मतलब जिस कंटेनर में गैस रखा हुआ है तो गैस का पार्टिकल्स जो है लगातार क्या होता है, उस कंटेनर से टकराता रहता है। ठीक है, कि लगातार क्या होता है, जिस कंटेनर में रखा हुआ गैस पार्टिकल्स उस कंटेनर से टकराता रहता है। ठीक है, जैसे उसका डायग्राम देखते हैं। जैसे हम मान लिया इसमें गैस, ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर हमारा गैस का पार्टिकल्स है। ठीक है, गैस का पार्टिकल्स है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, गैस पार्टिकल्स का लगातार ये मूवमेंट में रहता है। पता है गैस पार्टिकल्स लगातार मूव होता रहता है। ये जाके यहाँ टकरा रहा है, कोई यहाँ टकरा रहा है, फिर जाके इस यहाँ टकरा रहा है, ये आके यहाँ टकरा रहा है। ठीक है, लगातार मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि कैसे मतलब गैस जो टकरा रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल्स मान लिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो है, मान लीजिए कि ये जो मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का वो क्या हो रहा है, गैस पार्टिकल्स है। ठीक है, और एक दूसरे से वो कंटेनर से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जिस कंटेनर में रखा उसके कंटेनर के दीवार से ये टकरा रहा है। तो जो टकराने से क्या होता है, जो प्रेशर निकलता है उसे हम कहते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलाइजन ऑफ गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल का लगातार टकराते रहना अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर के दीवार पर बार टकराते रहना, उससे जो प्रेशर निकलता है उसे हम कहते हैं गैस, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, the force applied by the gas particles per unit area on the wall of the vessel is called pressure of the gas। क्या बोल रहा है यहाँ पे, the force applied by the gas particles के द्वारा जो फोर्स लग रहा है per unit area on the wall of the vessel, क्या बोला, पर यूनिट एरिया, किसी एक एरिया में। ठीक है, मान लिया क्या हो रहा है, ये गैस पार्टिकल यहाँ पे टकराया, ये कुछ एरिया इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टकराया तो कुछ एरिया होगा, तो इस एरिया पे जितना वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस एरिया पे वो जितना फोर्स लगा रहा है उसे हम कहते हैं प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द वेजल। वेजल में क्या होता है, बर्तन होता है। ठीक है, मतलब जिस बर्तन में गैस हमारा रखा हुआ है और किसी एक एरिया में उसका पार्टिकल जाकर टकरा रहा है किसी एक एरिया में, और उस एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। गैस का पार्टिकल जो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है वो क्या होता है, टकराता रहता है वो कंटेनर के वॉल से। ठीक है, और उससे जो प्रेशर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ये तो हमारा तरीका था बताने का। ठीक है, और इसका डिफिनेशन, एक्यूरेट डिफिनेशन दिखाया तो इसका क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स से जो फोर्स निकल रहा है या फोर्स जो गैस पार्टिकल लगा रहा है किसी एक एरिया में, गैस कंटेनर में, जिस कंटेनर में गैस रखा हुआ उसके किसी एक एरिया में जितना फोर्स लगा रहा है
और उस फोर्स से जो प्रेशर बन रहा है उसे हम कह रहे हैं प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो एयर भी हमारा गैस है, तो एयर जो गैस है वो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाता होगा। तो जो गैस एयर जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ATM से लिखते हैं। ठीक है, इसे हम पहले नोट कर लेते हैं। अब हमारा द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर के द्वारा लग रहा है, एयर भी हमारा गैस है, तो उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाता है, इसलिए हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और जो प्रेशर ऑफ एयर जो सी लेवल तक होता है, समुद्र के लेवल तक होता है, उसे हम 1 एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, 1 ATM बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सी लेवल तक जो प्रेशर हमारा होता है, समुद्र के लेवल तक जो प्रेशर हमारा होता है एयर का, वो 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये ATM हमको ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, ATM नहीं समझ, जैसे पैसा निकलता है ATM। ये ATM मतलब हमारा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हमारा स्मॉल से लिखाता है, वो ATM जो लिखाता है वो कैसे लिखाता है, कैपिटल ATM लिखाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ये हमारा स्मॉल में स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखाता है। ठीक है, इसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो SI यूनिट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल होता है। इस प्रेशर का SI यूनिट पास्कल होता है, पास्कल, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1 ATM इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये था हमारा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, लास्ट प्रॉपर्टीज गैस स्टेट का। तो हम लोगों ने सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, तीनों के स्टेट ऑफ मैटर का प्रॉपर्टीज़ देख लिया और तीनों को फुल्ली कंप्लीट कर लिया। अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आया होगा, अब उस चार्ट को आप देखिए। ठीक है, इस चार्ट में आपको दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ और सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट ऑफ मैटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। यहाँ पे सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है। लिक्विड में लार्जर मतलब कंपेयर टू सॉलिड से कंपेयर किया है तो उससे ज़्यादा दिखता है। और गैसेस स्टेट में क्या है, लार्जेस्ट। गैसेस स्टेट में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में कमज़ोर है, वीकर है। और गैस में निग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और तीसरा हमारा डेंसिटी है। सॉलिड में डेंसिटी हमारा हाई होता है, लिक्विड में डेंसिटी हमारा लो होता है, गैसेस स्टेट में डेंसिटी हमारा वेरी लो होता है। ठीक है, तो और हमें बताया डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और एक और चीज़, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी एक इस मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सॉलिड में होता है, इसलिए सॉलिड का सबसे ज़्यादा हमारा ये क्या है, डेंसिटी हाई है। उसके बाद हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का ज़्यादा होता है सॉलिड के बाद, इसलिए सॉलिड लिक्विड का लो है ये डेंसिटी। और सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना के बराबर है गैस में, इसलिए इसका डेंसिटी बहुत ही लो है। ठीक है, या तो इसको दूसरे तरह से देख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसका सबसे कम होगा उसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो इस हिसाब से हमारा डेंसिटी सॉलिड का हाई है, लिक्विड का लो है और गैसेस का वेरी लो है। ठीक है, चौथा हमारा प्रॉपर्टीज है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल का पोजीशन मतलब पार्टिकल्स का शेप जो है। ठीक है, पोजीशन मतलब शेप बोला जा रहा है। तो सॉलिड का शेप तो फिक्स हमारा पता, सॉलिड जिस शेप में रहेगा उसी शेप में रहेगा। इसको जिस वेसल में डाल दें उसके बाद भी जिस शेप में सॉलिड हमारा है उसी शेप में सॉलिड हमारा रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा लिक्विड। लिक्विड में क्या, नॉट फिक्स पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली विद इन द बल्क।
क्या बोला, फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्टिकल जो क्या है, मूव होता है, बल्क में मूव होता है, मतलब पार्टिकल्स उसका साथ में मूव होता है। इसका स्पेस फिक्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं इसका पार्टिकल्स निकल गया, एक तो बाहर चला गया, एक तो अंदर चला, एक तो अंदर है, कोई इधर चला गया, उधर चला गया, ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल जो उसका साथ में चलता है, ग्रुप में चलता है, इसका पार्टिकल्स बल्क में चलता है, ठीक है। इसलिए लिक्विड हमारा क्या है, बहता है। और तीसरा हमारा गैस है। गैस का नॉट फिक्स पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस। इसमें क्या है, गैस में फिक्स नहीं है, और इसका पार्टिकल्स हम जानते हैं कि जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर को फुल कर देता है, मतलब ये फ्रीली मूव होता है, रैंडमली मूव होता रहता है, जहाँ चाहे वहाँ चला जाएगा इसका पार्टिकल्स, ठीक है। जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर को फुल कर देगा, ठीक है। हमने जैसे एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में कि जब हमने 2 लीटर कंटेनर में रखा तो उसको भी फुल कर दिया सेम गैस, और उसी सेम गैस को निकाल के हम जब 4 लीटर कंटेनर में रखा तो 4 लीटर कंटेनर भी वो क्या किया, फुल कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो पार्टिकल्स फ्रीली रैंडमली इधर उधर मूव करता रहता है, इसका जो इंडिविजुअल पार्टिकल जो इसका होता है, ठीक है। अब है हमारा पांचवा एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास सबसे ज़्यादा उसी के पास होगा जिसका सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं वैसे पार्टिकल्स को, वैसे एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं जो एनर्जी हमारा मूवमेंट में निकलता हो, जो एनर्जी हमारा मोशन में आता हो, ठीक है। ऐसा एनर्जी जो कि कोई चीज़ जो है मोशन में है उससे जो एनर्जी निकल रहा है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट में हमारा कौन है, गैस है। तो इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा, गैस के पास होगा। तो यहाँ पे सॉलिड के पास हमारा एनर्जी सबसे लो है, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और इससे क्या होता है, सब पार्टिकल सब एक दूसरे में टाइटली अटैच रहता है और मूवमेंट नहीं उसमें होता है। इसलिए जब मूवमेंट पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा लो होता है, ठीक है। और लिक्विड का थोड़ा हाई होता है, लेकिन गैस का सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि गैस का पार्टिकल जो होता है इधर उधर मूव रैंडमली मूव करता रहता है, हमेशा रैंडमली इधर मूव करता है हमेशा, और हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से मूव होने लगेगा, उसके बाद एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। छठा हमारा शेप एंड वॉल्यूम। तो इसका डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम किसका, हम जानते हैं सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है। सॉलिड का शेप क्या है, डिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी इसका डिफिनिट होता है। लेकिन लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं है, क्योंकि जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का वो शेप ले लेता है, जिस वेजल में रखेंगे उसी वेजल का वो शेप ले लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 लीटर वाटर को अगर हम बॉटल में रखते हैं तो शेप तो बॉटल का ले ले, लेकिन वाटर 1 लीटर रहेगा, और उसी 1 लीटर ये वाटर को अगर हम रख देते हैं जग में, लेकिन शेप तो वो जग का ले, लेकिन वाटर हमारा 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है। और हमारा गैस में क्या है, नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। उसका शेप भी डिफिनिट नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जब हम गैस को किसी कंटेनर में डाल रहे थे तो उसका शेप भी चेंज हो रहा था उसका, और उसका ये क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा था, ठीक है। अब हमारा सातवां है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है, दबाव। तो सबसे ज़्यादा दबाव किस में होगा, जिसके बीच में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ स्पेस, जिसके बीच में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहेगा उसी को हम दबा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होता है, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है हमारा गैस में, इसलिए गैस का कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होगा। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, कंपेयर सॉलिड से करें तो ये लिक्विड को हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को भी ना के बराबर ही कंप्रेस कर पाते हैं हमें, ठीक है। और सॉलिड जो हमारा है वो कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और उसके बीच में स्पेस जो है दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए उसके पास स्पेस ही नहीं है तो वो कंप्रेस कहाँ होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में कंपेरिजन। हमने क्या कि जितना शुरुआत से जो हमने पढ़ा था, जो चीज़ पढ़ा था उसका सबका हमने क्या किया, समरी देख लिया, सबको रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में पूरा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट ऑफ मैटर को कम्प्लीटली पढ़ लिया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ओके, गुड बाय।